आज करंट अफेयर में करेंगे बजट से रिगार्डिंग कुछ एक स्कीम्स जो ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, जैसे पीएम प्रणाम एक नमस्ते स्कीम है, उसके बारे में सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे पहले एक स्कीम आई थी ना गोवर्धन, जिसमें हमने यूज करना था जो भी एनिमल वेस्ट है और केमिकल को कम यूज करना है एग्रीकल्चर फील्ड में। और जो दूसरी स्कीम है ये है पीएम नमस्ते। इसमें 100 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, मतलब जिसका बजट बहुत ज्यादा हो स्कीम का, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनना चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी काफी लोग आ रहे हैं तो ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ेंगे। स्कीम्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्योंकि जिसका बजट ज्यादा होगा स्कीम का वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी उनकी, मोदी जी की? सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है सुनना। जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है ना, जो भाषण देते हैं वो इंडिपेंडेंस डे पे, वो जरूरी है सुनना। सो पहले लिखिए पीएम प्रणाम स्कीम, पीएम प्रणाम स्कीम। इसमें लिखिए, इसमें प्रणाम की फुल फॉर्म लिखिए प्रधानमंत्री प्रोग्राम, यहां तक प्रधानमंत्री या फिर पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन अवेयरनेस, रिस्टोरेशन अवेयरनेस, नरिशमेंट, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अभी स्पेलिंग पूछेंगे। इस स्कीम का सिंपल सा फंडा ये है कि जितना भी एनिमल वेस्ट है उसे बर्बाद ना करते हुए उसे यूज किया जाए जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, और वहां पे इसका पहले प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन रिस्टोर करके, सेकंड अवेयरनेस रिगार्डिंग एनिमल वेस्ट, देन नरिशमेंट, देन एमोलिरेशन होगा ये। एमोलिरेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। नेक्स्ट इसमें लिखिए एमोलिरेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। आगे लिखिए अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, under this scheme government of India wants to reduce, under this scheme government of India wants to reduce the use of, wants to reduce the use of chemical fertilizers, reduce the use of chemical fertilizers। तो ये एक स्कीम है पीएम प्रणाम, जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में उसे कम किया जाए यूज, क्योंकि उससे एक तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो आप कितनी टाइप की क्रॉप्स लगा रहे हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, और मिलावटी फूड है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आपने पढ़ा ही होगा कि बायोमैग्निफिकेशन होती है, एक्यूमुलेशन होती है, जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स एंटर करते हैं और धीरे धीरे वो आपके नर्व सेल को,
आपके अंदर के जितना भी सिस्टम है उसे रप्चर कर देता है और लीडिंग टू डेथ। हर एक चीज के आपकी इंटरलिंक्ड है कैंसर के साथ। सो बाकी आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा ही है, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है, पहले इस पुरानी स्कीम का नाम था गोवर्धन, मतलब गोबर जो है उसे धन की तरह यूज करें, मींस दैट इज अ वेल्थ। उसे ऐसा नहीं है कि आपने यूज किया और फेंक दिया, मतलब जहां पे भी आपकी एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री है वहां से इसे उठा के उसका वर्मी कंपोस्टिंग बना दी जाए, उसका जो वाटर है, वेस्ट वाटर है एनिमल्स का, उसे फील्ड में यूज किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने गोवर्धन को चेंज करके पीएम प्रणाम कर दिया है। सेकंड, पीएम नमस्ते या फिर सिंपल नमस्ते स्कीम। ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की है जिसके थ्रू जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं जो हाथों से क्लीनिंग करते हैं या खुद मैनुअल वर्क के थ्रू जितना भी आपका क्या कहते हैं उसको सीवेज है उसे क्लियर करते हैं। सो सफाई कर्मचारियों के लिए, ताकि वहां पे सफाई कर्मचारी ना हो के वहां पे मैकेनाइज सिस्टम हो जिसमें रोबोट्स हो जो आपके जितने भी सीवेज की लाइंस हैं उनको क्लियर करे। इंसान को सीवेज की लाइन में ना घुसना पड़े, क्योंकि काफी लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि सीवेज में मीथेन गैस होती है जिसकी वजह से दम घुटता है और जान चली जाती है। और ऐसा मतलब काम करवाना भी नहीं चाहिए एज अ ह्यूमन, क्योंकि हर एक इंसान की खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो उसे ना खराब करते हुए कि एक इंसान से सफाई करवाओ, इससे बेटर है कि आप किसी रोबोट्स के थ्रू, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है कि वो रोबोट्स के थ्रू ही पूरा का पूरा जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है या फिर जितनी भी पाइपलाइन है वो सिर्फ रोबोट्स ही ठीक करते हैं। इसका 100 करोड़ का बजट है इस साल के यूनियन बजट में। क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2023 to 24, इसमें लिखिए यूनियन बजट 2023-24, यूनियन बजट 2023-24 allocated 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 rupees 100 crore for नमस्ते स्कीम। सिंपल नमस्ते लिखिए, वो नमस्ते स्कीम related to manual scavengers, related to manual scavengers। 100 करोड़ का बजट बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें अजी आएंगे तो क्या, ऐसे नहीं बोलते, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलना है कुछ भी। गवर्नमेंट ने आपके लिए स्कीम लेके आई है, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बी पॉजिटिव। इसमें लिखिए, इसकी फुल फॉर्म लिखिए नमस्ते की, जो भी कैपिटल में लिखा है आपने नमस्ते। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान फॉर, नेशनल एक्शन प्लान फॉर National Action Plan for Mechanized Sanitation, Mechanized Sanitation, National Action Plan for Mechanized Sanitation कि मैकेनिकल जो मशीनरी है उसको यूज करके आपने सफाई रखनी है थ्रू रोबोट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ये होगी दूसरी स्कीम थ्रू बजट। थर्ड स्कीम है स्कीम मिस्टी, MISHTI, स्कीम मिस्टी।
मिष्टी मीन्स मीठा, मिष्टी मीन्स, हाँ मैंग्रोव्स के लिए मिष्टी मीन्स मीठा मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके लिए मिठाइयाँ लेके आएगी फाइनेंस गवर्नमेंट, अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है। सो लिखिए फाइनेंस मिनिस्टर, बताइए आपको क्या नाम है उनका। मैं सिर्फ एफएम लिखूंगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण has launched a scheme known as Mishti, has launched a scheme known as Mishti, 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 that is related to conservation or protection। हाँ जी, Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a scheme known as Mishti, which is for the conservation or protection of mangroves। मैनग्रोव्स आपने पढ़ा होगा किसमें, एनवायरनमेंट में। Mangroves are the trees that are located on the shoreline of any coast, जहाँ पे ये जितने भी टाइड्स हैं, हाई टाइड्स हैं, उनको उनकी स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है ताकि उस एरिया में कोई ऐसा इरोजन ना हो। क्योंकि अगर कभी भी हाई टाइड आएगा या फिर कभी भी सुनामी या फिर और क्या हो सकता है, सुनामी होगा, तो सुनामी कभी भी आएगी तो मैनग्रोव्स जो है उसकी स्पीड को कम कर देगी, क्योंकि इसके रूट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मैनग्रोव्स नहीं होंगे तो डायरेक्ट जो हाई टाइड है जिसकी वजह से सारा का सारा सैलाइन वाटर जो है नियर बाई कोस्टल एरिया में जितना भी एग्रीकल्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उस पानी में नमक है, खारापन है और सैलाइन है। ऑल्सो कई बार बहुत बड़े बड़े डिवास्टेटिंग जितने भी आपके साइक्लोन्स या फिर जितने भी सुनामीज या आते हैं उसे मैनग्रोव्स जाते हैं, क्योंकि इसे 2-3 बार ऑब्जर्व किया गया। जब भी मैनग्रोव्स को काटा गया है कोस्टल एरियाज पे तो उस एरिया में फ्लडिंग बहुत ज्यादा हुई है। सो मैनग्रोव्स के थ्रू ही कोस्टल एरिया को बचाया जा सकता है। दैट इज वाई स्कीम लगाई है इन्होंने मिस्टी फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स और प्रोटेक्शन ऑफ मैनग्रोव्स। नेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है आपको मालूम होना चाहिए, 2 Feb। आज मैं स्कीम्स करा रहा हूं तो ज्यादातर लोग आए ही नहीं है। जिस दिन इम्पोर्टेंट कराया जाए उस दिन मत आया करो, बेटर है। कुछ एक ही तो चाहिए, आइए सारे सुनना चाहिए। कुछ एक लोग ही पास होने चाहिए, सारे पास हो गए तो क्या फायदा है। नेक्स्ट लिखिए, एक स्कीम और है। हाँ जी, नेशनल वेटलैंड डे, हाँ February 2। सो 2 Feb को नेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी इस साल की, मुझे देखना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर, पहले ये लिख लो, नेशनल वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 February and theme for 2023 was और इस साल की जो थीम थी वो थी इट्स टाइम फॉर रिस्टोरेशन या फिर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। और ये वेटलैंड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इट इज एन marshy or
डेफिनेशन बताइए कोई प्रॉपर। रिवीजन करते रहिए, जो भी सब्जेक्ट हो गया है कंप्लीट। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वेटलैंड है क्या, तो आप उसका जवाब देने लायक होने चाहिए। एकदम से आप उठ के बोलना चाहिए कि ये वेटलैंड होता है, या फिर एक माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि ऐसा एरिया जहाँ पे पॉन्ड है, मार्शी है, शैलो वाटर है, जिसके नियर बाय जो आपका फ्लोरा एंड फाउना है वो रिच है, जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी एट अ टाइम पाई जाती है, दैट इज वेटलैंड। और उसे कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एक स्पीसीज ही वेटलैंड में अवेलेबल होती हैं। रिमाइंड योर इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो भी आपका लेक्चर हुआ था। नेक्स्ट इसमें लिखिए नई स्कीम एक और। रिसेंटली महिला सम्मान, क्या नाम है इसका, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। रिसेंटली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, रिसेंटली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड। रिसेंटली महिला सम्मान सेविंग certificate scheme has been announced in the Union Budget 2023-24. Recently, Mahila Samman Saving Certificate Scheme has been launched. आगे क्या था? In Union Budget 2023-24, which provides deposit facility up to rupees 2 lakh, rupees 2 लाख तक इसमें आप सेविंग कर सकते हैं। आगे लिखिए मैक्सिमम, इसी में ही आगे मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन, maximum deposit limit for senior citizen saving scheme, senior citizen saving scheme, rupees 15, saving scheme has been increased from rupees 15 lakh 15 has been increased from rupees 15 lakh to 30 lakh rupees 30 lakh. So अभी जितने भी सीनियर सिटीजन है from 15 लाख to 30 लाख has been increased from 15 lakh to 30 lakh. तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो अपने अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में 15 से अब 30 लाख रुपया जो है सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। पहले आपके ऊपर टैक्स था, किससे ऊपर नहीं रख सकते। आगे लिखिए जो सैलरीड, हाँ जी इसी में जो सैलरी लेते हैं लोग, उनके दो टाइप के, एक होता है सिंगल अकाउंट जो कि सिर्फ आप शादी से पहले रखते हैं, जब शादी हो जाती है तो ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो जाता है, कई बार मम्मी बेटे का भी होता है, पापा बेटे का भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ का ही होगा, दोस्त का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है। अगर आप 2 लोगों का बिजनेस है तो उसमें भी आपका करंट अकाउंट जो 2 लोगों के नाम पे सकता है। तो ज्वाइंट अकाउंट के लिए थोड़ी लिमिट ज्यादा है, सिंगल अकाउंट के लिए कम है। सो आगे लिखिए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सैलरीड पर्सन, जिसके पास सैलरी है, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सैलरीड पर्सन monthly salaried income. Maximum deposit limit for monthly salaried income has been increased. Monthly salaried income has been increased from rupees 9 lakh to rupees
9 लाख टू रुपीज 15 लाख फॉर सिंगल अकाउंट, ये है सिंगल के लिए, फ्रॉम रुपीज 9 लाख टू 15 लाख फॉर सिंगल अकाउंट। while 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 गलत लिख दिया आपने, मैंने गलत लिखा दिया, should be 9। इंटरेस्ट तो बराबर ही होता है। सिंगल में लिखिए 4.5 से 9 लाख और दूसरे में होगा 9 to 15 लाख। तभी मैं देख रहा हूँ 9 लाख अगर सैलरी वाले रखने लग गए फिर तो हालत खराब हो जाएगी। रुपीज 4.5 लाख से 9 लाख और उसी से आगे से प्रोसीड करके लिखिए फॉर ज्वाइंट अकाउंट 9 लाख टू 15 लाख। मतलब एक इंसान अपने अकाउंट में 9 लाख से ऊपर नहीं रख सकता जिसकी सैलरी इनकम आती है। जो सैलरी से इनकम ले रहा है पर मंथ उसके अकाउंट में सिर्फ 9 लाख होना चाहिए, पहले 4.5 लाख था। और अगर 2 लोग सैलरी लेते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, भाई भाई हैं, जो भी हैं, तो उनके अकाउंट में 9 से 15 लाख लिमिट कर दी है ज्वाइंट अकाउंट में कि 2 लोगों का पैसा है। तो वैसे तो 9 + 9 18 होना चाहिए, बट इसमें 15 रख सकते हैं। मतलब 9 अलग रख लो और एक अकाउंट बनाओ जिसमें अलग से अपना 15 लाख रख लो, 7.5। तो मतलब लमसम आप कितना पैसा रखते हैं? 9 और 7। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट भी होगा तो फिर उसको ये फिर टैक्स पड़ता जाएगा आगे। जितने टैक्स माफ होते हैं उतना ज्यादा क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। मोर मनी इन द मार्केट मतलब मोर डिमांड। और अगर कम मनी है मार्केट में तो वैसे ही है, आपने पढ़ा ही है ये मनी मल्टीप्लायर ऑल्सो, वो भी आपने पढ़ा ही होगा। फेवरेट इकोनॉमिक्स है। ये तो आपको पक्का होना चाहिए, ये जो मनी मार्केट या जो भी आप मनी से रिगार्डिंग आपके इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जो भी काम हो रहा है मनी के लिए हो रहा है। अगर आपको रेपो रेट ये सब चीजें नहीं मालूम है तो क्या फायदा है? बहुत जरूरी है। आगे लिखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च Indian Institute of Millet Research has been inaugurated. Indian Institute of Millet Research has been inaugurated in Hyderabad. Indian Institute of Millet Research has been inaugurated at Hyderabad. तो इस साल जो ईयर है दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले लास्ट लेक्चर में एंड में कि मॉनसून के ऊपर इंडिया का पूरा क्लाइमेट, मतलब मॉनसून क्लाइमेट के ऊपर ही हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। सो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुई उसके बाद से हमने क्या किया, व्हीट और राइस का ज्यादा स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से व्हीट एंड राइस की वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। ऑल्सो सबसे ज्यादा डायबिटीज बढ़ता है। तो लोगों में डायबिटीज ज्यादा है बट प्रोटीन कम है, इसीलिए मिलेट्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ज्वार, बाजरा एंड और कौन सा होता है, 2-3 टाइप के जो मिलेट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि इसे खाना चाहिए, इससे प्रोटीन, इससे इंटेक ठीक रहता है। बट अगर आप कंटिन्यू चपाती ही खा रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है, चावल खा रहे हैं वो आपके लिए हानिकारक है क्योंकि उससे डायबिटीज फैलता है। तो गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के थ्रू कि जितनी भी ये तिलहन है, दालें हैं, ये ज्यादा खाएं जिससे आपको जो है प्रोटीन इंटेक प्रॉपरली मिलता रहे। जैसे राजमा है, ब्लैक चना है, ये पहले आपको कहीं नहीं मिलता था, मतलब अभी उसको सरकारी डिपो में भी राशन में भी देने लग गए ताकि लोगों को सारे के सारे डिफरेंट टाइप के जो भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है सबके सब मिलते रहे। इसीलिए मिलेट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट बना दिया दैट इज इन हैदराबाद, और दिस ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। आगे
एक बुक लिखी, अबे छोड़ो यार, ये कौन पूछेगा। आगे लिखिए, लद्दाख हैज प्रपोज्ड, लद्दाख हैज प्रपोज्ड योया सो, ये एक लेक है। लद्दाख हैज प्रपोज्ड योया सो टू बी ग्रांटेड, टू बी ग्रांटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइटल। Ladakh has proposed Yoyaso to be granted World Heritage Site title। इन्होंने पहली बार किसी लेक या किसी भी, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए आपको अपने स्टेट से कोई ना कोई एक लोकेशन को सर्च करके देना होता है और सर्वे करके देना होता है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया जाए। तो उन्होंने इस लेक को रिकमेंड किया है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या है, टाइटल दिया जाए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लद्दाख यूटी बनने के बाद उन्होंने पहला कोई प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि योया जो सो लेक है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बाद क्या होता है, वहां पे टूरिज्म इंक्रीज हो जाता है, उस एरिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। सो मेन रीजन यही है कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल चाहिए। लिख लिया, आगे लिखिए, एज पर कॉमर्स इंडस्ट्री, सॉरी मिनिस्ट्री, एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री, एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री आ रहा बार बार मुंह में, एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, third largest trade partner with Netherlands, with Netherlands, with Netherlands, third largest trade partner with Netherlands। एक आपका ओबीसी के लिए एक कमीशन बना है जिसके जस्टिस हैं जी रोहिणी, रिटायर्ड, उसे फिर से एक्सटेंड कर दिया इन्होंने कुछ टाइम के लिए। तो आगे लिखिए, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनी है जिसके हेड हैं जस्टिस जी रोहिणी जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं। तो उस कमीशन की जो अगुवाई है, ये जो हेड हैं वो वही है जी रोहिणी। उसका जो टेन्योर है, उसके ऊपर जो डिसीजन लेना है कि ओबीसी रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर जितने भी डिसीजंस हैं, जितनी भी कमेटीज हैं, उनको सिर्फ जस्टिस जी रोहिणी ही हेड करते हैं। उसे थोड़े टाइम के लिए ओवर एक्सटेंड कर दिया क्योंकि अभी वो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है। तो आगे लिखिए, रिसेंटली, रिसेंटली the commission for recently the commission for subcategorization, recently the commission for subcategorization of OBC recently subcategorization of OBC commission has been given 14th extension। Recently the commission for subcategorization of OBC has been given 14th extension, 14th extension in its tenure, 14th extension in its tenure, TENURE, extension in its tenure, that is TENURE, tenure। It is headed by Justice, it is headed by Justice
जस्टिस के आगे रिटायर्ड हमेशा लिखें क्योंकि ये रिटायर्ड जज हैं। जी रोहिणी, जस्टिस रिटायर्ड जी रोहिणी। सो ये हेड कर रहे हैं इस कमीशन को कि ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन करना है। सब कैटेगराइजेशन मतलब एक तो कैटेगरी है ओबीसी, उसी में ही डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं। जैसे कुछ एक बिजनेसमैन है, उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। अगर कोई 8 लाख से ऊपर सैलरी है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई ए क्लास है किसी के फादर तो उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। सो इसमें बहुत सा इशू है, जिसमें से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जो किसी सर्टेन इनकम से ऊपर हैं, जैसे कोई कर्नल का बेटा है, कोई कैप्टन के बेटा है, जिनकी सैलरी 8 लाख से ऊपर जा रही है, तो उनको ओबीसी कैटेगराइजेशन में नहीं रखना चाहिए। सो इसके ऊपर उन्होंने डिसीजन करना है। डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग। सो उसके लिए इन्होंने फिर से इनको 14th टाइम, मतलब इट्स बीन 14 टाइम की इसको फिर से आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला है, क्योंकि ऐसे इश्यूज थोड़े पॉलिटिकली भी ज्यादा गर्म मुद्दे रहते हैं और इसके ऊपर राय लेना गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है। पार्लियामेंट में इसके ऊपर काफी विवाद भी होता है। सो ये था ओबीसी। आगे लिखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये एक रिपोर्ट देता है आईएमएफ, जिसके थ्रू इंडिया की जीडीपी को उन्होंने एस्टिमेटेड जीडीपी का एक पॉइंट बनाया है कि इस बार इतना ही ग्रो करेगी जीडीपी। तो आगे लिखिए आप। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, a report released by World Economic Outlook, a report released by IMF. IMF is International Monetary Fund. फिर बुला दिया। World Economic Outlook, a report released by IMF has estimated India's growth, India's GDP growth for financial year 2023-24 at 6.1%, So इनके एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी 2023-24 में सिर्फ 6.1% ही ग्रो करेगी। और इंडिया की गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, एनएसओ का क्या टारगेट है? 9.8, 8.7, 7.8 या 6.5? इसके बारे में देखिए, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी रिपोर्ट निकालते हैं और वो कहते हैं कि इंडिया सिर्फ इतना ग्रो करेगा। तो इनके हिसाब से 6.1। ये इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आईएमएफ का जो डाटा है वो लगभग कुछ एक बेसिस पॉइंट पे ही कम होता है। जैसे 6.1 है तो हो सकता है कि इंडिया की अगर ज्यादा ग्रो करेगी तो 6.5 या 4 से ऊपर नहीं जा सकती, और अगर लो जाएगी तो 6.1 अगर इनका डाटा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे बैठे हैं, वर्ल्ड लेवल के हैं, तो उनके हिसाब से जो डाटा होता है उसमें कुछ एक पॉइंट्स कवर रहता है। अगर लेस ग्रो करेगा तो 5.4, 5.6 तक जाएगा, मतलब 5 बेसिस पॉइंट आगे कर लीजिए या पीछे कर लीजिए, उससे ऊपर नहीं जा सकता। सो इनका डाटा लगभग रिलायबल रहता है। बट गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कई बार जीडीपी का रेट ज्यादा बता देते हैं कि इस बार तो 7.5 ग्रो किया है, पर ऐसा नहीं होता। अगर ग्रो किया होता तो इतना इन्फ्लेशन ना होता। हाँ जी, इन्फ्लेशन भी होती है बट सर्विसेज वैसी नहीं है ना, इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जैसे ग्रो अगर कर रहे हैं आप तो फिर आपको दिखता भी है ना, अरे बरे, जैसे जलंधर शहर है वो आपको वैसा ही दिख रहा है, और सिर्फ महंगाई बढ़ रही है तो समझो कि कुछ तो बीच में झोल है ना। रोड टूटे हुए हैं बट आप शो कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा, मतलब विकास ही विकास हुआ है। वो कहाँ है विकास?
ये ऐसे होता है, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंसेस हैं काफी। जैसे कहीं भी नेचुरल हजार्ड या फिर डिजास्टर होता है तो वहां पे सरकारी आंकड़ों में 25 लोग मरे हैं, एक्चुअल में वहां 25 अभी मरे होते हैं, इसको नहीं पता होता, क्योंकि ज्यादा अगर आप न्यूज वायरल करेंगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। आगे लिखिए, एक यूएई में सिटी है जिसका नाम रख दिया है चेंज करके हिंद सिटी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए, अल मिनहाद सिटी इन यूएई, अल मिनहाद, AL-MINHAD, Al Minhad city in UAE has been renamed as Hind City. Al Minhad city in UAE has been renamed as Hind City क्योंकि इस एरिया में मैक्सिमम हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, लेबर का काम करते हैं। यूएई या फिर दुबई में अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको इंडियन और पाकिस्तानी मिलेंगे, बट इंडियन की तादाद ज्यादा है क्योंकि सप्लाई यहाँ से ज्यादा जा रही है, सबको बाहर जाना है। नेक्स्ट, आगे लिखिए, जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का 2010 के हिसाब से डबल हो चुका है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो उसके लिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू recent according to recent released economic survey, according to recent released economic survey, India's rank third according to recently released economic survey। और कौन सा? रिसेंटली 2023-24 का, बार बार नहीं मैं मेंशन करूंगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड इकोनॉमिक सर्वे 2023 इकोनॉमिक सर्वे, हाँ हाँ ठीक है, 23-24 नहीं लिखेंगे आप, 22-23 लिखेंगे। इस साल का तो अगले साल आएगा ना इकोनॉमिक सर्वे, 2022-2023। India's rank third globally with respect to globally with respect to net gain, in average, with respect to net gain in average annual report of forest cover या फिर forest area, annual report of forest cover between 2010 and 2020, between 2010 and 2020। so 2010 से लेके 2020 के बीच थर्ड रैंक रहा है हमारा पूरे विश्व में कि हमने एनुअल फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया। और इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट का है? सबसे कम है हरियाणा का, फिर है पंजाब का, सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश का। एमपी में सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क मिलेंगे। कौन से? एमपी से कौन थे? एमपी में आपको बहुत ज्यादा नेशनल पार्क मिलेंगे। वहां पे पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत अच्छा एरिया है पचमढ़ी। कितने टाइगर रिजर्व है वहां पे टोटल? मध्य प्रदेश वालों, MPPSC। आगे लिखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज अप्रूव्ड
$4.7 billion loan package. $4.7 billion loan package to Bangladesh for development. $4.7 billion डॉलर पहले लगा के 4.7 बिलियन, देन लोन पैकेज फॉर बांग्लादेश फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज. डेवलपमेंट तो क्या करेंगे वो, पर चलो ठीक है, फॉर डेवलपमेंट. हाँ जी, इन्होंने इसको दिया है स्पेशल ग्रांट, बीच बीच में देते हैं ये. जैसे कुछ एक बहुत ज्यादा अंडर डेवलप चल रहे हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है. इन्होंने 4.7 बिलियन दिया था, अभी तो इतना लाइन में आया है क्योंकि 4.7 तो बहुत ज्यादा अमाउंट है. बांग्लादेश इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, जहां पे आपको एक एरिया में 10, ज्यादा बोल रहा हूँ मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको वहां पे 100 या 100 से ज्यादा लोग मिलेंगे. 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना हुआ, सिर्फ ये एरिया लगा लो पूरा का पूरा, मतलब जहां जाओगे लोग ही लोग दिखेंगे आपको, चलने को जगह नहीं है. सो बांग्लादेश इज डेंसली पॉपुलेटेड, इसीलिए क्या करते हैं, वहां से आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, काम करते हैं और शाम को वहीं वापस चले जाते हैं बांग्लादेश में. हाँ उसी करके दिए होंगे. श्रीलंका, बांग्लादेश, जहाँ भी इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो सभी अंडर डेवलप्ड ही हैं लगभग, या तो फिर उनमें कोई ना कोई इशू चलता रहता है. कभी श्रीलंका में कोई इशू है, कभी नेपाल में कोई इशू है, कभी भूटान में, कभी तिब्बत में, सब जगह कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है. देखिए ये इश्यूज भी क्रिएट किए गए हैं वेस्टर्न थिंकर्स के थ्रू, ताकि एशिया ग्रो ना कर सके. एशिया ग्रो कर गया तो फिर वो सुपर पावर कैसे रहेंगे, क्योंकि जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नियर बाय जितने भी आप चाहे छोटे छोटे स्टेट्स लेके चलिए या छोटे छोटे कंट्रीज लेके चलिए, वहां से डेवलपमेंट जो है वो हाई क्लास की है. अब बांग्लादेश से इतना अच्छा टेक्सटाइल जाता है, इंडिया से इतना अच्छा टेक्सटाइल जाता है, अगर हम आपस में ना लड़े या फिर एक दूसरे कंट्री के साथ लड़े तो ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी. क्योंकि किसी टाइम पे ये सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा स्कॉलर्स इसी एरिया के थे, मैन्युफैक्चर के हिसाब से भी, ट्रेड के हिसाब से भी. सो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा उनके थ्रू बनाया गया है. इवन चाइना को भी वही बीच में करते हैं कि लड़ाई करो. सो नेक्स्ट लिखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूके में और अचीवर ऑनर्स ऐसा करके उनका एक अवार्ड है. सो लिखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर. डॉक्टर मनमोहन सिंह अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर by UK government, lifetime achievement honor by UK गवर्नमेंट. और उस अवार्ड का नाम भी यही था, अचीवर्स ऑनर. ठीक है, तो अवार्ड का नाम भी यही था, अचीवर्स ऑनर. जब आप जलंधर में एंटर होते हैं, आज देखा मैंने, जैसे आप जलंधर एंटर होते हैं वहां पे मनमोहन सिंह जी का एक पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, टैब्लो है, टैब्लो या हाँ नहीं, वैक्स नहीं है वो, स्टैच्यू रख लो. हाँ स्टैच्यू लगा, वो लगाया भी बहुत कोने जैसे में, तो जो है नहीं अमृतसर वाला चौक, उसके साथ ही है स्टार्टिंग में. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या फिर ऑनर बाय यूके गवर्नमेंट, एंड अवार्ड का नाम था अचीवर्स ऑनर. और आपको पता ही है उनके अचीवमेंट के बारे में क्या बताएं, सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट थे अपने टाइम पे. गवर्नमेंट थोड़ी गलत होगी क्योंकि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही थी, तो उनके ऊपर ज्यादा मीम्स बनते हैं, पर बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी को ओपन भी उन्होंने किया. अगर वो ना होते तो क्या होता 91 में, नहीं तो फिर से हमारा डॉलर और सिक्के का बहुत फर्क पड़ जाता. सो एलपीजी रिफॉर्म्स. वैसे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरसिम्हा राव, बट आइडिया किसका था, मनमोहन सिंह का, इसीलिए मनमोहन सिंह का ही आप नाम लेंगे.
क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते, अगर वो सलाह ना देते, तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या करते, क्योंकि उसके बाद भी तो सरकार गिरी गई थी नरसिम्हा राव की। बीच में एक आपके कौन आते थे जिन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया था साथ के साथ ही, उनके बारे में जरूर पढ़िए, प्रसाद बीपी मंडल, बीपी मंडल। आप कौन सी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वैसे हिस्ट्री में, लिखना था आपने ये। आप कौन सी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, ओल्ड वाली कि न्यू वाली? मैंने न्यू देखी कल परसों, बड़ी मुश्किल से मैंने बुक मार्केट गया था, तो वहां पे मैंने देखा जो न्यू बुक आई है इनकी स्पेक्ट्रम की, मॉडर्न हिस्ट्री की, वो तो 2019 तक दे रखा उन्होंने, प्री इंडिपेंडेंस भी दे रखा है, नहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस भी। मैं वैसे कह रहा हूँ लेना मत, बट मैंने कल देखी थी कि उसका इंडेक्स बहुत अच्छा आया हुआ है। जो मेरे पास लास्ट थी वो बिल्कुल पतली सी थी, उसमें कुछ नहीं था इतना, उसमें तो रिफॉर्म्स वगैरह भी पूरे दे रखे हैं प्रॉपरली, जो कि आपके क्या नाम है उनका, आईपीएस का नाम है उनका, अहीर, राजीव अहीर। हाँ 2019 तक दे रखा है, 14 से 19 के बीच का भी दे रखा है। 47 तक की याद कर लो, बहुत है। वैसे तो चलो वो तो एक वैल्यू एडिशन है कि आपने 2019 तक का लगभग जो भी इश्यूज हुए हैं पता लग रहे हैं। अच्छा, आगे लिखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, अपना पूरा नाम ही लिखवा देता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण has announced Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced to curb sickle cell anemia by 2047। सिकल सेल के थ्रू जो एनीमिया होता है, हाँ जी, has announced to curb sickle cell anemia by 2047। बहुत लंबा टारगेट रखा है इन्होंने, अभी 2047 तक खत्म हो जाते हैं, मतलब इतना इजी नहीं है इसे खत्म करना, कैसे एंड करना। Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced to curb sickle cell anemia by 2047। आगे वंदे भारत एक्सप्रेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि इसमें से एक है रायबरेली और दूसरा है हरियाणा में सोनीपत। सो लिखिए, ये हो गया। यूनियन गवर्नमेंट नहीं आएगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा, या यूनियन मिनिस्ट्री हो सकता है। सो आप इसमें लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, G कैपिटल स्मॉल O कैपिटल I, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड to establish Government of India has announced to establish 2 manufacturing plants for Vande Bharat Government of India has announced to establish 2 manufacturing plant for Vande Bharat express coaches at Raebareli and सोनीपत इन हरियाणा। तो यहाँ पे देखिए, अमेठी में बनती हैं बंदूकें, पता है आपको? अमेठी में जो है गन्स बनाने की फैक्ट्री खोल दी हुई है यूपी में, क्योंकि एरिया माना भी जाता है बंदूकों के लिए। तो जिसमें इंटरेस्ट हो
वही फैक्ट्री खुलनी चाहिए क्योंकि उन लोगों को फायदा भी है उसमें। सो जो भी आपकी नई आर्मी की गन्स बन रही है, कौन सी थी वो, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो उसकी जो फैक्ट्री है वो अमेठी में खुल गई है। रीजन के हिसाब से काम दिया हुआ है। जैसे आपके कपूरथला में भी रेल कोच फैक्ट्री है ऑल्सो। साउथ में कौन सी है वो, साउथ में भी है बट इसकी जो है अभी रायबरेली और सोनीपत में है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेमो क्लास में फर्स्ट डे बोला था बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ये मटेरियल मिलता है उसी एरिया में फैक्ट्री लगाई जाए। मटेरियल को ट्रेन के थ्रू लेके आओ। सोनीपत में अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वहां पे ये कोचेज बनेंगे। कोचेज मतलब ट्रेन के डब्बे बनेंगे। उन डिब्बों के लिए ही वहां पे कितनी ज्यादा लेबर को काम मिलेगा। सो इसीलिए अलग अलग एरियाज में गवर्नमेंट जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगाती है ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो। दैट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे पेट्रोल का आपका सोर्स है वहीं पे ही सारी रिफाइनरी लगा दो, फिर तो मुंबई वालों को ही सारा काम मिलेगा, सारे बाकी भूखे मर जाएंगे। सो बेटर है कि रिफाइनरीज को दूर 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 दराज एरिया में लगाया जाए ताकि वहां पे भी, जैसे केमिस्ट्री तो आप लोगों ने भी पढ़ी है, आप भी जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है या जिन्होंने एमएससी कर रखी है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करी है तो उनको तो काम मिलना चाहिए। अब नॉर्थ से मुंबई जाएगा स्पेशलिस्ट, से अच्छा है कि पानीपत जैसे एरिया में रिफाइनरी लगा दो, अपने एरिया में भी रहेगा, काम भी करेगा, पैसा भी कमाएगा और घर भी वापस जाएगा। सो इसीलिए एक ही जगह पे सारे के सारे इकोनॉमिक सेंटर नहीं होने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस एरिया में, फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने एक सबमिट करी थी अपना क्या नाम है, योगी जी। सो डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पंजाब में एक बार स्कीम आई थी कि हीरो होंडा की फैक्ट्री लगेगी, बट उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसके फेवर में नहीं थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि हीरो होंडा पहले उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे उनको कंप्लीट करे, मतलब उनको घूस दे इनडायरेक्टली। बट बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा नहीं देंगे प्लांट लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ मेरे एरिया में रीजनल डेवलपमेंट हो तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडी पे जमीन दे दूंगा कि आप यहाँ पे प्लांट लगाओ। बट कुछ एक पार्टीज या फिर आप बोल सकते हो कि स्पेशल पर्सन जिनको सिर्फ और सिर्फ करप्शन से मैटर करता है, उनको लोगों से कुछ नहीं लेना देना, वो कहते हैं पहले हमारी पॉकेट्स फुल करो उसके बाद ही प्लांट लगेगा। सो जो गवर्नमेंट जितना ज्यादा आपको सब्सिडी देगा, फॉर एग्जांपल एक आपको लीज पे दे दिया लैंड, दूसरा आपको कमर्शियली जितने भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी रेट कम कर दिया। इवन ऑल्सो आपको जो है गवर्नमेंट जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको साथ दे रही है, तो उस एरिया में प्लांट लगता है। मेरी फैक्ट्री में वहीं पे खोलूंगा जहां पे मेरे को सस्ती जमीन सस्ती लेबर मिलेगी, और इवन उस स्टेट को भी फायदा होगा क्योंकि बाहर से कोई गवर्नमेंट के लिए एक स्कीम आ रही है जिसके थ्रू काफी लोगों का रोजगार होगा। तो गवर्नमेंट फिर अपने फेवर में वोट बैंक भी ले लेती है कि हमने यहाँ पे प्लांट लगाया तो तुम लोगों को जॉब मिली, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए ज्यादातर जैसे रायबरेली है, यूपी में योगी जी चाहते हैं कि लोग जो है बंदूक कम पकड़े काम ज्यादा करें, या फिर हिंदू मुस्लिम ना करें काम ज्यादा करें। दैट इज वाई रायबरेली ऑल्सो, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वहां पे सरकार है, तो इसीलिए एक फेवर ये भी मान सकते हैं कि बीजेपी की है तो जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहीं पे ही प्लांट लगेगा। सेम इन हरियाणा क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। एंड ऑल्सो वहां की सीएम के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट एक्चुअल में अभी हो सकता है उन्होंने डिमांड की हो सकता है उन्होंने डिमांड की हो। अब इसमें इतना नहीं कह सकते कि पर्सनली व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन ओनली रायबरेली, बट ऐसा है कि जितना मैंने देखा है न्यूज के थ्रू कवर किया है, ही इज हैप्पी विद डिफरेंट टाइप की जितने भी उधर कंपनीज आ रही है। उन्होंने 3.2 समथिंग बिलियन डॉलर का उन्होंने उसके साथ किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, एमओयू साइन हुआ है। लाइक बजाज का प्लांट भी लगेगा यूपी में। उन्होंने एक इन्वेस्टर मीट नहीं करी थी अभी रिसेंटली, इन्वेस्टर मीट में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को कहा है कि स्पेयर पार्ट बनाने हैं तो यूपी में बनाओ। दूसरी बात ये चीप लेबर है क्योंकि वहां पे ज्यादातर जनसंख्या क्वालिटी चेक जो करते हैं केमिस्ट्री वाले, वो 45,000 मांगेगा, वहां पे 25,000 में काम चल जाएगा। सो ये भी रीजन है, बहुत सारे कॉस्ट एनालिसिस करते हैं उसके बाद ही प्लांट लगता है।